Good morning, students. Last class we have discussed about integration and the application of differentiations. We have already completed up to 6.3. So we will discuss application of derivative later on, because maybe syllabus of Assam High Secondary Council 30% syllabus may be less. Okay. So for that, if from the application of derivative, maxima, minima, and approximation, if they will eliminate from the syllabus, if okay, because we don't know, as till now not given from the this Assam High Secondary Council, so that's why we are waiting for that. So better we will start with integration, because in integration they cannot remove. So maybe the maximum minima 6.4, 6.5, maybe they will delete from the syllabus. Okay, so that's why we will not going to start now. So we will discuss about integration today. Okay, so because 30% syllabus will deduct from the Assam High Secondary Council, that is already notified by the council. So that's why we will wait for that. Okay, so today I will discuss about integration. So last class I have already told about some formulas. Last class we have discussed, and trigonometric functions formulas we have not discussed. Okay, today we will discuss about trigonometric formulas. Okay, and we already know about the integration of x to the power n. Integration of x to the power n is x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Integration of dx is integration of dx is x, because here what is the function is 1 given, because you see integration, this is dx, and function, this is the place of function, the function nothing given, that means 1. Okay, so function का प्लेस में 1 दिया हुआ है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड. ठीक है, जो फंक्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ में cos x है, तो यहाँ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन करने से 1 आता है. हम लोग को मालूम है कि डिवाइड dx ऑफ x इज 1. ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाता है, x प्लस c. तो ये 1 को नहीं लिखने से भी होता है. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c. Okay, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. ओके, सो इधर ऐसे 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, बट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x होता है. क्यों होता है, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1. तो 1 का ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, x, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है, 1 आता है. ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x, किसका डिफरेंशिएशन करने से cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन करने से cos x होता है. तो cos x दिया हुआ है, इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, sin x, बिकॉज sin x का डिफरेंशिएशन करने से cos x होता है. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x. ओके, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ sin x, किसका डिफरेंशिएशन करने से sin x आता है, मतलब ये जो फंक्शन है ऑलरेडी डिफरेंशिएशन करके दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है कि ओरिजिनल फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन करने से sin x आता है. तो हम लोग को मालूम है डिवाइड dx ऑफ cos x इज डिवाइड dx ऑफ cos x इज माइनस sin x. ठीक है, डिवाइड dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x. तो किसका डिफरेंशिएशन, सॉरी हम लोग को चाहिए cos x ना, किसका डिफरेंशिएशन करने से, सॉरी sin x, किसका डिफरेंशिएशन करने से sin x आता है. तो cos x का डिफरेंशिएशन करने से sin x आता है, बट ये जो माइनस है, ये माइनस हम लोग को नहीं चाहिए, तो माइनस को लेफ्ट साइड में लेके जाओ. सो क्या आ जाएगा, डिवाइड dx ऑफ माइनस cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x. ओके, सो किसका डिफरेंशिएशन करने से sin x आता है, माइनस cos x का. तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x का ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस cos x. ठीक है, सिमिलरली sec स्क्वायर x, किसका डिफरेंशिएशन करने से sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन करने से sec स्क्वायर x होता है. ठीक है, तो ये सब ऐसा करके याद रखना है भाई. याद रखने की जरूरत नहीं, भाई डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इसको बना सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन करने से sec स्क्वायर होगा, tan का डिफरेंशिएशन करने से sec स्क्वायर होता है. तो इसलिए ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, tan x. ओके, cosec x दिया हुआ है, इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन करने से cosec x होता है, cosec स्क्वायर x होता है. cot x का डिफरेंशिएशन करने से माइनस cosec स्क्वायर x होता है, बट यहाँ में माइनस नहीं दिया, तो इसलिए माइनस को इस तरफ दे दिया. तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cot x. ठीक है, सिमिलरली किसका डिफरेंशिएशन करने से sec x tan x होता है. हम लोग को मालूम है कि डिवाइड x ऑफ sec x होता है. डिवाइड x ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x. ठीक है, तो अगर sec x tan x दिया है, तो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, sec x. ओके, सिमिलरली cosec x cot x, किसका डिफरेंशिएशन करने से cosec x cot x आता है, cosec x का. डिवाइड dx ऑफ cosec x, डिवाइड dx ऑफ cosec x कितना होता है, डिवाइड dx ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x cot x.
ठीक है। तो किसका डिफरेंशिएशन करने से cosec x cot x आता है, cosec x का डिफरेंशिएशन करने से। बट ये माइनस जो है, ये माइनस हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसलिए माइनस को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो माइनस यहाँ में दे दो, ठीक है। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरफ प्लस हो जाएगा और इस तरफ माइनस हो जाएगा। तो डिवाइड एक्स माइनस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स का ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स। ओके, तो ये सारा याद रखना होगा। और अभी ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन करने से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने से, ठीक है। सिमिलरली किसका डिफरेंशिएशन करने से, इसमें देखो ये हमें हम लोग को मिला था डिफरेंशिएशन में, अगर यहाँ में माइनस है तो इसका किसका डिफरेंशिएशन करने से -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये माइनस अगर दिया है तो डायरेक्ट हमें कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दो, और अगर माइनस नहीं दिया, अगर यहाँ में माइनस नहीं दिया तो डायरेक्ट यहाँ में कॉसेक इनवर्स लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ माइनस देना पड़ेगा क्योंकि इस तरफ माइनस नहीं है, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या था कि कॉसेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन में एक माइनस का डिफरेंस होता है, तो यहाँ में अगर प्लस है तो यहाँ में माइनस होता है। तो एज यहाँ में माइनस दिया नहीं तो उसको राइट साइड में लिखा है, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ में माइनस देने से भी हम लोग डायरेक्ट कॉसेक, तो ये प्लस हो जाएगा और डायरेक्ट कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन करने से 1/1 एक्स स्क्वायर होता है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन ये आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो होता है कॉट इनवर्स का। तो यहाँ में माइनस नहीं दिया, माइनस को राइट साइड में लेके गया, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टी फ्रॉम डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये हमें दिखाई दे रहा है डिवाइड एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज कॉट इनवर्स एक्स का होता है, ये हमें माइनस आता है, तो माइनस को लेफ्ट साइड में लेके गया, ठीक है। अभी देखो ये 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, ये हम लोग को मिला है डिवाइड एक्स सेकंड वर्स एक्स इज इक्वल टू √1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो इसलिए इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, इसका ओरिजिनल फंक्शन है सेकंड वर्स एक्स, तो इसलिए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेकंड वर्स। इंटीग्रेशन मतलब इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, मतलब ये डिफरेंशिएशन, इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, तो इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। तो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, सेकंड वर्स एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ में भी देखो इसका डिफरेंशिएशन करने से आया, तो 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग आइदर ये लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ में माइनस होता है जनरली डिवाइड एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए माइनस होता है, बट माइनस को अगर लेफ्ट साइड में लेके गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ में माइनस दिए तब हम लोग यहाँ में प्लस देके कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁴x, तो इसलिए e⁴x का ओरिजिनल फंक्शन भी क्या हो जाएगा, e⁴x ही रहेगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल फंक्शन भी e⁴x ही है, ठीक है। सिमिलरली 1/x किसका डिफरेंशिएशन, ये तो मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, मॉडुलस ऑफ डिवाइड एक्स ऑफ log x, log प्लस एक्स लो या log माइनस एक्स लो, उसका डिफरेंशिएशन करने से 1/x आता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या आता है, log ऑफ मोड ऑफ x, क्योंकि इसमें मोड क्यों दिया, बिकॉज log x का भी 1/x आता है, log माइनस एक्स का भी 1/x ही आता है, तो इसलिए हमें मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है। और ये हम लोग को मालूम है कि डिवाइड एक्स ऑफ a⁴x इज इक्वल टू a⁴x log a, log a यहाँ में आता है, ठीक है। तो ये log a को लेफ्ट साइड में लेके गए यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log a को इस तरफ से लेफ्ट साइड में लेके गया, तो किसका a⁴x का ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ये a⁴x/log a, तो इसलिए a⁴x का ओरिजिनल फंक्शन क्या है, a⁴x/log a, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टी याद रखना होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, सो टुडे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ को भी लिख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है। और एक चीज़ देख लो इसमें, डिवाइड dx इंटीग्रेशन f(x)dx, देखो फर्स्ट इसमें है इंटीग्रेशन, उसके बाद है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट जब इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा रिजल्ट, इसका एंटी डेरिवेटिव करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ एक प्लस सी आता है, ठीक है। बट उसके बाद इसमें डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन होने के बाद सपोज ये इंटीग्रेशन हो गया, अभी इसमें डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन होने के बाद जब डिफरेंशिएशन करेगा तो डिफरेंशिएशन करने से ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ में कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ में देखो इसलिए क्या दिया, कांस्टेंट नहीं दिया, यहाँ में कोई भी कांस्टेंट नहीं लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट अगर इंटीग्रेशन किया उसके बाद डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू यही आएगा, बट क्योंकि एक बार इसको हम लोग डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेशन किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर घुमा फिरा के तो ये सेमी जगह में आ जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ठीक है। मतलब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो सपोज हम लोग इसको डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा f'(x), फिर अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन किया
तो क्या आ जाएगा ये, फिर एफ एक्स ही हो जाता है। इंटीग्रेशन मतलब इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये डिफरेंस ये फंक्शन है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन किया तो यहाँ में आया, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर यहाँ में आ जाएगा, मतलब घूम फिर के वही फंक्शन आ जाएगा। तो ये एफ एक्स जो है एफ एक्स ही हो जाएगा, खाली इसका साथ जो प्लस सी होता है इंटीग्रेशन करने के बाद एक सी आता है, वो सी जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ में इंटीग्रेशन करने के बाद डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो सी को डिफ्रेंशिएशन करने से जीरो हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ में देखो, यहाँ में तो उल्टा है, यहाँ में क्या किया, फास्ट डिफ्रेंशिएशन किया, डैश आया, ठीक है, उसके बाद ये इंटीग्रेशन किया। तो अगर फास्ट डिफ्रेंशिएशन किया तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर ये इंटीग्रेशन लास्ट में इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने से ऑलवेज एक सी आएगा। तो एज इसमें लास्ट में इंटीग्रेशन किया तो इसलिए इंटीग्रेशन के बाद एक सी आता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि फास्ट अगर इंटीग्रेशन किया और उसके बाद अगर डिफ्रेंशिएशन किया तो सी नहीं आएगा, बट फास्ट अगर डिफ्रेंशिएशन किया उसके बाद अगर इंटीग्रेशन किया तो सी आएगा, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये डैश नहीं लिख के dy dx ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो यहाँ में देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन लिखा उसके बाद डिफ्रेंशिएशन लिखा तो सी नहीं आया, बट यहाँ में फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन लिखा उसके बाद इंटीग्रेशन लिया तो सी आया, ठीक है। फर्स्ट उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, उसके बाद लास्ट में उसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन होने से एक सी आता है, ठीक है। बट यहाँ में इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया तो सी तो आया था, लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन किया तो सी कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये एफ एक्स ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है। तो एक बार इंटीग्रेशन किया फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो घूम फिर के हो जाएगा, पहले जगह में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कॉस एक्स को ले लो, कॉस एक्स का तुम डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, फिर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स ही आ जाएगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, फिर ये कॉस एक्स ही बन जाएगा। तो घूम फिर को सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को देखना, ये हमें प्रूफ दिया हुआ है, ये डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब इसको करना, ये सॉल्यूशन यहाँ में दिया हुआ है, ठीक है। तो और एक प्रॉपर्टी देखो यहाँ में, ये है नंबर 2, द टू इंडिफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव्स लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। मतलब दो इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये जो ये सब इसको बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। ये होता है इंडेफिनिट, और ये फिजिक्स में ऐसा मिला होगा, ये वाला, यहाँ में अगर लिमिट लगा दिया ए टू बी तो इसको बोलते हैं डेफिनिट। ये अभी तक हम लोग क्या नहीं, ये बाद में आएगा, ये इंडेफिनिट खत्म होने के बाद ये आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो अभी हम लोग इंडेफिनिट इसका बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। तो दो इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव, ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है और ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है, जी का इंटीग्रेशन और एफ का इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड क्या बोला है, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव। सेम डेरिवेटिव मतलब दोनों में सेम अगर डिफ्रेंशिएशन किया, डिवाइड डी एक्स लिखा है, यहाँ में डिवाइड डी एक्स लिखा है, यहाँ में भी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ में भी अगर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये क्या बोला है कि ये दोनों सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। सो दे लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड दे आर इक्विवेलेंट। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम कर्व को रिप्रेजेंट करेगा अगर ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर इक्वल आया तो। मतलब देखो फर्स्ट ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है और ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, इसको भी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो बस दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो मतलब ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों इक्वल आ गया तो मतलब ये जो कर्व को रिप्रेजेंट करेगा ये भी उसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो बहुत सारा कर्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था, ये जो इलिप्स का ऊपर दिखाया था ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या करता है, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। ये क्यों होता है देखो मैं थोड़ा लिखकर समझा देता हूँ कैसे आता है। देखो ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो अभी इसको जब लेफ्ट साइड में लेके आओगे, इसको लेफ्ट साइड में लेके आया इधर और डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, लेफ्ट साइड में लेके आया, ठीक है। अभी देखो ये राइट साइड में तो जीरो हो गया, तो अभी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरा जो पार्ट इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया जीरो, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, हम लोग को मालूम है कि कांस्टेंट का जीरो होता है, डिफरेंशिएशन जो है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इसलिए ये जो है ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए दिस इज इक्वल टू क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। अभी जी को राइट साइड में लेके जाओ तो एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो तो ये भी इक्वल हो जाएगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सेम टू सेम ये भी है कि अगर दो ऐसा दिया हुआ है कि दो फंक्शन का सम है इंटीग्रेशन में तो उसको हम लोग ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं, ये भी भाई वही प्रॉपर्टी है, देख लो ये सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डिवाइड डी एक्स ऑफ, अभी भी हम लोग को मिला था कि
डिवाइड डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा एफ एक्स, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन किया उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया तो इस तरफ क्या आ जाएगा, ये सेम टू सेम यही फंक्शन आएगा बट इसके साथ कोई प्लस सी नहीं आएगा, प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रेशन किया उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी दिखाया था उसको यूज़ किया कि फर्स्ट अगर इंटीग्रेशन किया उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया तो ये फंक्शन का वैल्यू सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। तो अभी क्या किया, ऑन द अदर हैंड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला को दिखाया, ऑन द अदर हैंड अभी देखो ये वाला चीज़ को, ये वाला चीज़ को भी सेम ही किया। देखो ये वाला चीज़ को लिया और इसमें डिफ्रेंशिएशन सिंबल लिया। ठीक है, और हम लोग को मालूम है कि डिफ्रेंशिएशन को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन, ये तो अंदर में तो फंक्शन है लेकिन बाहर में क्या है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन को प्लस, ये प्लस यूज़ करके दो पार्ट में ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम है डिफ्रेंशिएशन में डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई होने से डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल होकर ये हो जाएगा एफ एक्स और इसमें भी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल होकर ये हो जाएगा जी एक्स। ठीक है, तो अभी देखो इसका वैल्यू भी एफ एक्स प्लस जी एक्स आ रहा है, इसका वैल्यू भी एफ एक्स प्लस जी एक्स आ रहा है। इसको नंबर 2 और इसको नंबर 1 दे दिया। तो ये एज राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होना पड़ेगा। तो ये दिस इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों अगर इक्वल हो गया, ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो अभी भी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 में मिला है कि अगर दो फंक्शन का, दो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल का अगर डेरिवेटिव इक्वल है, अगर डेरिवेटिव इक्वल है, इसमें डेरिवेटिव है देखो, अभी हम लोग को 2 में मिला था कि अगर दो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल का डेरिवेटिव इक्वल है तो वो दो इंटीग्रल भी इक्वल होता है। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 कि एज इसका ये दोनों का डेरिवेटिव डिवाइड डी एक्स ऑफ दिस एंड डिवाइड डी एक्स ऑफ दिस, ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों राइट साइड में दोनों इक्वल आ गया। तो बाय प्रॉपर्टी 2 हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव सेम होता है तो वो दोनों इंटीग्रेशन इक्विवेलेंट होता है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, अगर के कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका भी प्रूफ हमें दिया हुआ है, देख लेना, ये सब ईजी है। तो अभी मैं प्रॉब्लम में दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम्स जहाँ मैंने छोड़ा था लास्ट क्लास में। यहाँ में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था ना, क्वेश्चन नंबर, शायद क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड, हाँ अभी देख रहा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये सारा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बुक में देखना एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आई का मतलब है इंडिकेशन, ये इंडिकेशन साइन 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx। ओके सर, इसका इंडिकेशन करने के लिए बोला तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इंडिकेशन को ब्रेक कर लो, 4 e टू दी पावर 3x dx प्लस ये क्या है 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालो, ये 4 को बाहर निकालो तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3x, ये dx को मतलब लिखना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया dx। ठीक है, सो अभी 4, सो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x क्या था। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या था, ये डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3x। ठीक है, तो जब भी ऐसे e टू दी पावर के साथ ऐसे x पावर में x के साथ अगर कोई भी टर्म है तो ऑलवेज क्या होता है, e टू दी पावर x में e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है। तो ये जो है इसको अगर हम लोग x पकड़ लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x e टू दी पावर x ही आएगा, और x के साथ जो भी टर्म है वो क्या होता है, वो नीचे आता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, e टू दी पावर mx के लिए m e टू दी पावर mx आता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या किया था, डिफ्रेंशिएशन में ये क्या था,
कि dy dx ऑफ e टू द पावर mx इज इक्वल टू m e टू द पावर mx, ठीक है। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये कांस्टेंट हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएगा तो ये हो जाएगा dy dx ऑफ e टू द पावर mx डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर mx, ठीक है। अभी देखो ये है ओरिजिनल, ये है e टू द पावर mx और इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ये है, तो मतलब ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन है, तो दिस इज द इंटीग्रेशन, मतलब e टू द पावर mx बाई m। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये पावर नीचे आ जाता है, तो e टू द पावर mx क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3x बाई 3, ठीक है। तो अभी सिमिलरली अब इसमें क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अभी भी मैंने दिखा था dx मतलब यहाँ में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो किसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x प्लस सी, तो ये हो गया फॉर्मूला, ओके। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू ओके, इसमें दिया है कि 7 नंबर 7 सब इजी क्वेश्चन है, मैं एक दो दिखा देता हूँ, तो सिमिलर क्वेश्चन खुद करना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी इजी है क्योंकि अभी इसमें ये एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये बीच में माइनस है, माइनस को लेकर ब्रेक किया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या है डी एक्स, ठीक है। तो ये माइनस को लेकर दो पार्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स यहाँ में आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम है एक्स टू द पावर एन के लिए एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, मतलब जो पावर है वो एक इंक्रीज हो जाता है और नीचे भी ये सेम टू सेम यही टर्म आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये सारा ये जो है ये एकदम इजी क्वेश्चन था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इसमें ये भी सेम ही है, इसमें a बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को करना पड़ेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। फर्स्ट इसको सेपरेट करो, ठीक है। सेपरेट करने से क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स, ठीक है। तो अभी इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ए को बाहर निकालो, कांस्टेंट ऑलवेज बाहर रखना, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग करते हैं, इंटीग्रेशन में भी सेम, एक्स स्क्वायर इसमें भी बी बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स, और इसमें से सी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर के लिए आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस सी के जगह में अभी कुछ लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट तो ऑलरेडी यहाँ में सी है, तो इसलिए मैं यहाँ में सी लिख दिया, बट C1 भी लिख, यहाँ में डी लिख दिया मैंने, डी नहीं लिख के C1 भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ में सी है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा करके यहाँ में सी नहीं लिखा, यहाँ में डी लिख दिया मैंने कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये सारे बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर पाओगे। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 9 तो सेम ही है, उसके से सेपरेट करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना होगा, ए स्क्वायर, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक करो, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ओवर एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, सॉरी 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए तो रूट एक्स है और बी क्या है 1/√x है, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, पहले 2 बचेगा और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/√x होल स्क्वायर, तो इसको सेपरेट कर देना फिर इंटीग्रेशन करो, ठीक है। और इसमें क्या होगा 11 में, ये भी इसी क्वेश्चन है, इसको सेपरेट करना होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 11 आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अभी इसको सेपरेट कर दो, ठीक है। नीचे ऊपर में अगर ऐसा टर्म है और नीचे अगर एक टर्म है तो हम लोग ऐसा करके सेपरेट कर सकते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी देखो इसमें ऐसे क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इसको एलसीएम लेने से सेम टू सेम ये बन जाएगा, सबका नीचे वाला टर्म सेम है, ठीक है। तो अभी इसको कैंसिल कर दो, यहाँ में भी ये कैंसिल करने से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, खाली एक्स बचेगा, यहाँ में ये कैंसिल होने से यहाँ में खाली एक्स बचेगा, तो इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा एक्स dx प्लस इसमें तो खाली 5 बचेगा, 5 को बाहर निकाल दो तो 5 इंटू dx, तो यहाँ में खाली dx ही बचेगा, ठीक है। यहाँ में 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल दो, क्या है 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ x, इसका तो प्रॉब्लम नहीं, इसका फॉर्मूला है, हम लोग कर सकते हैं इसको, ये 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए 1/x स्क्वायर, ये 4 जो है 4 को सेम रखो, 1/x स्क्वायर क्या करो x टू द पावर -2 कर दो, बिकॉज 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने तो दिया नहीं, तो x स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो x टू द पावर -2 हो गया। अभी हम लोग इसमें x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा देगा, ये n -2 का n पकड़ लेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला हम लोग के पास है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, मतलब यहाँ में पावर में क्या है 1 है, तो x टू द पावर n के लिए क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx के लिए होगा x 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 के लिए होता है, क्या हो जाएगा x टू द पावर n के लिए x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है, प्लस c हो गया ना। तो अभी ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस, इसमें माइनस एक आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 आएगा, 1 को नहीं लिखने से भी होता है, 1 इंटू 4 4 ही होगा, x टू द पावर -1 प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 5x और ये 4 और x टू द पावर -1 मतलब 1/x प्लस, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह इजी क्वेश्चंस था, कर पाओगे इसको, ठीक है। तो अभी कितना क्वेश्चन हो गया, ये 11 तो हो गया, 12 में भी सेम टू सेम ब्रेक करना है। देखो इसमें नीचे स्क्वायर था, यहाँ में स्क्वायर था, यहाँ में स्क्वायर था और यहाँ में स्क्वायर का जगह में क्या रूट है, रूट मतलब क्या है, रूट को हम लोग ऐसा रूट नहीं लिखे, यहाँ में 1/2 भी लिख सकते हैं, फिर ऐसा ब्रेक कर दो, ठीक है। फिर x टू द पावर 1/2 को ऊपर लेके जाओ, मतलब ऐसा आ जाएगा x टू द पावर 3 और नीचे आ जाएगा x टू द पावर 1/2, फिर x टू द पावर 1/2 कैंसिल तो नहीं जाएगा, तो x टू द पावर 1/2 को ऊपर लेके जाओ तो -1/2 हो जाएगा, तो बेस सेम पावर प्लस करो, ठीक है। सिमिलरली इस स्टेप में भी सेम ही होगा, सिमिलरली इसमें भी, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस में कर पाओगे, तो ये खुद करना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 तो सेम ही है, 13 में क्या करना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। 13 में मैं दिखा देता हूँ, 13 भी एक स्टेप वाला ही प्रॉब्लम है ये।
अभी थोड़ा पहले थोड़ा टफ लगेगा कि फॉर्मूला नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला आगे पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ही सब चीज़ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये संडे को मैं और एक टेस्ट ले लूँगा, उसमें सब फॉर्मूला ओनली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का ऊपर टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एंड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, तो मैं एक टेस्ट लूँगा। इससे इस वीक में बहुत सबका अच्छा ही हुआ टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के में मैंने इस लास्ट वीक का जो टेस्ट लिया था वो तुम बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट था, वो जनरली JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वैसे टाइप फॉर्मेट में मैंने लिया था, एक से ज़्यादा ऑप्शंस वाला। तो इस वीक में मैं एक टेस्ट लूँगा जिसमें फॉर्मूला सभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का ऊपर होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला प्रिपेयर करना, ये संडे को मैं एक टेस्ट लूँगा, उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, ओके। सो ये x² प्लस x माइनस 1, नीचे क्या है x माइनस 1 dx। तो अभी इंटीग्रेशन x माइनस 1, तो इसमें x² कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। ये दोनों में से x² कॉमन लिया, ठीक है। अभी यहाँ में तो ऑलरेडी x माइनस 1 है ही, तो 1 कॉमन ले लो dx, ठीक है। तो अभी इसमें नीचे तो x माइनस 1 है और ऊपर में देखो क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है दोनों में x माइनस 1 कॉमन है। तो क्या आएगा, इधर से x² आएगा और यहाँ से आएगा 1, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी का अभी तो इजी है, ठीक है। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना कुछ कॉमन आ रहा है कि अगर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेकर कैंसिल कर लो, उसके बाद इंटीग्रेशन करो। तो x² इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 इंटू dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² के लिए होगा x³/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया ना। तो अभी नेक्स्ट देख लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी सेम है। ये देखो x⁴ दिया, ये सब तो कर पाओगे। x⁴ रूट के जगह में हमें 1/2 लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 में क्या दिया, 15 भी इसी तरीके से है। ये रूट को x⁴ लिख देना, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, जितना भी x है उसको बेस सेम पावर प्लस, मतलब ये रूट का जगह में रूट नहीं लिखे, यहाँ में 1/2 कर दो, ठीक है। फिर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो x⁴ x⁴ बेस सेम पावर प्लस करो तो 1/2 प्लस 2 आएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ में 5/2 हो जाएगा, यहाँ में आ जाएगा 3/2, यहाँ में आ जाएगा x⁴ फिर इसको सेपरेट करके कांस्टेंट को बाहर निकल के इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी सेम है। तो ये सब कर पाओगे। सिमिलर वाला प्रॉब्लम खुद करना, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाकी तो 18 इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लो, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देख लो sec² x दिया हुआ है, नीचे दिया है cosec² x dx, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेशन करना है, u/v वाला फॉर्मूला तो हम लोग को नहीं मिला, तो इंटीग्रेशन में नहीं मिला, डिफरेंशिएशन में तो मिला, बट यहाँ में तो नहीं मिला। तो इसको कैसे करके तो कैंसिल भी नहीं जा रहा है। तो ये sec² x को ट्राई करो सिंप्लीफाई करने के लिए। sec² x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² x, ठीक है। सिमिलरली cosec² x को लिख सकते हैं 1/sin² x dx, ठीक है। अभी इसमें से क्या होगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin² x और नीचे आ जाएगा cos² x, ठीक है। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ sin²/cos² आ जाएगा tan², ठीक है। tan² इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। तो अभी एक चीज़ देख लो, अभी भी हम लोग को जितना भी फॉर्मूला मिला उसमें इंटीग्रेशन ऑफ sec² x का फॉर्मूला मिला, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x का फॉर्मूला मिला, बट इंटीग्रेशन ऑफ tan² x का फॉर्मूला नहीं मिला, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan² x का फॉर्मूला नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो इसलिए जब भी याद रखना, ये जब भी tan² आए, ठीक है, याद रखना कि जब भी ऐसा tan² x आए तो ऑलवेज इसको क्या करना है, इसको फॉर्मूला लगाना है। जो हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था क्लास 10 में, sec² x माइनस tan² x = 1, ठीक है। ये क्लास 10 में मिला है। तो ये 1 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा sec² x माइनस 1 = क्या आ जाएगा tan² x,
ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स का जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ऑलवेज टेन स्क्वायर एक्स आने से उसको क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करना है। ठीक है, ये वाला चीज़ को याद रखना होगा। अभी इसको सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स सेपरेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला है कि कैसे भी दिखाई दे रहा है, किसका डिफरेंशिएशन करने से सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। तो मालूम है हम लोग को कि डिवाइड एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। और ऐसे भी अभी मैंने फॉर्मूला दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, टेन एक्स। क्यों होता है, बिकॉज टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करने से सेक स्क्वायर एक्स बनता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसे टाइप का मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ट्राई करना थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट, ये हो गया 19 ना। अभी 20 में क्या करना है, देखो 2 बाई कॉस स्क्वायर 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर को सब ये माइनस को लेकर दो पार्ट में सेपरेट कर दो। ठीक है, समझ में आया ना, दो पार्ट में ब्रेक कर दो इंटीग्रेशन को। और फिर 1 बाई कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ में 1 बाई कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर बन जाएगा। और उस पार्ट में रहेगा साइन बाई कॉस स्क्वायर। तो साइन बाई कॉस स्क्वायर का कॉस का एक पार्ट ले लो, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा 10, और एक 1 बाई कॉस रहेगा जो हो जाएगा सेक। तो एक तरफ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 2 के साथ, और 3 के साथ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 10x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, तो ये भी करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इसका बोला है एंटी डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, और बोला है कि इसमें ऑप्शन दे दिया कि चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ट्रू। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन निकाल देने से होता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन निकाल दो डायरेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स ब्रेक कर दो डी एक्स प्लस को लेकर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया इसका 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, एक्स टू द पावर 1 बाई 2। सॉरी एक चीज़ देख लो, ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स नहीं, डिफरेंशिएशन का होता है ये। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे ब्रेक करके भी कर सकते हो। देखो अगर फॉर्मूला में कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे 1 बाई 2 कर लो इसको। ठीक है, और इसमें आ जाता है कितना, एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई 2। ये नीचे है तो ऊपर जाने से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्स टू दी पावर एन उनका फॉर्मूला है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, मतलब 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 2। तो नीचे भी आ जाएगा 3 बाई 2। ठीक है, और इसमें आ जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। सिंप्लीफाई करके देखने में माइनस 1 बाई 2 है प्लस सी। ठीक है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 बाई 3 एक्स टू दी पावर 3 बाई 2, यहाँ में रहेगा ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 बाई रूट ऑफ 1 बाई, ये 1 बाई में आ जाएगा एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 होगा। ये माइनस को नीचे लेके आए और मे भी यहाँ में ठीक है 1 बाई 2 और प्लस सी। ठीक है, एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये प्लस 1 बाई 2 आएगा, प्लस 1 बाई 2 सॉरी, ये प्लस आएगा, तो ये भी ऊपर ही रहेगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस सी। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2 बाई 3, ये 2 बाई 3, 3 बाई 2, 2 एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अगर ये सब आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन JEE जैसे एग्जाम में इजीली क्वेश्चन कर सकते देखें, तो अगर तुमको प्रोसेस मालूम है तो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम टाइप का है, लेकिन इसमें एक चीज़ दे दिया, देखो यहाँ में बोला है कि डिवाइड एक्स ऑफ एफ एक्स दे दिया ये है, तो और इसमें बोला है कि F2 का वैल्यू 0 है, देन FX का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस दे दिया, तो FX का वैल्यू अभी ऑप्शंस में एक चीज़ देख लो, मैं ऐसे से दिखा देता हूँ। ऑप्शंस में देख लो, यहाँ में ऑप्शंस में तुम यहाँ में प्लस सी नहीं देते, जनरली हम लोग इंटीग्रेशन करने से प्लस सी आता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें देखो डिवाइड एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब एफ डैश, डिवाइड एक्स ऑफ एफ एक्स नहीं लिख के हम लोग एफ डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ डैश दे दिया, एफ डैश का वैल्यू ये है, तो हम लोग को बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ है, इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, तो मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करने से हम लोग को मालूम है कि एक प्लस सी आता है, लेकिन यहाँ में प्लस सी नहीं दिया, देखो सब में कोई भी प्लस सी नहीं है, तो इसके लिए क्या कर दिया, एक F2 = 0 दे दिया, मतलब इसको यूज़ करके तुमको सी का वैल्यू भी निकाल लेना होगा। कैसे निकालना होगा मैं दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो देख लो क्या है प्रॉब्लम। में एफ एक्स इजिकल टू दिया गया है, एफ एक्स इजिकल टू दिया है 4, सॉरी एफ डैश एक्स बाई डिवाइड एक्स एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स, एक ही बात है, डिवाइड एक्स भी लिख सकते हैं, मैं एफ डैश एक्स लिखा है। तो इसका वैल्यू दिया है दिस, ठीक है। तो अभी अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया, ये इंटीग्रेशन सिंबल है, ठीक है। अभी इस तरफ भी 4 को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन डाल दो, यहाँ में 3 को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन एक्स 1/x⁴ मतलब x⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, ये तो एफ डैश एक्स बन जाएगा, प्लस सी, लेफ्ट साइड में भी एक प्लस सी होगा, उसको हम लोग राइट साइड में एक साथ में लिखेगा, ठीक है। सबके लिए इसमें देखो ये एक इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ में एक प्लस सी आएगा, यहाँ में एक प्लस सी आएगा, तो सबके लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके प्लस सी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ से भी एक कांस्टेंट आएगा, तो सब मिला के हम लोग लास्ट में एक प्लस सी लिख देगा, और सी जो है सबका कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सबका सेपरेट सेपरेट सी लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस एक सी कर देने से हो जाएगा, और सी जो है वो सबको रिप्रेजेंट कर लेगा, सबका कांस्टेंट को प्लस करके वो सी हम लोग लिख देगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ क्या होता है, x⁴/4 -3 इंटू x⁻⁻4 का लिए आ जाएगा x⁻⁻4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1, ठीक है। ये फॉर्मूला था x⁻n के लिए, x⁻n + 1/n+1 प्लस सबके लिए जितने यहाँ से C1 आया, यहाँ से C2 आया, यहाँ से C3 आया, तीनों को प्लस करके तो ये मिल गया C, ठीक है। तो अभी एफ एक्स का वैल्यू तो ये मिल गया, एफ एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, ये 2 4 4 कैंसिल, x⁻⁴, यहाँ से देखो -3 आ रहा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ में 3 आया था, 3 3 कैंसिल, और ये आ जाएगा x⁻³ प्लस सी, ठीक है। तो अभी यहाँ से सी का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि हमें सी दिया नहीं है, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को दिया था कि f2 का वैल्यू, f2 का वैल्यू कितना दिया है, f2 का वैल्यू दिया है 0, ठीक है। तो ये f2 का वैल्यू f2 = 0 दिया हुआ है, तो इसको यूज़ करना है अभी, ठीक है। हम लोग को दिया गया है f2 = 0, ये गिवन है, गिवन, ठीक है। तो अभी इसको 1 दे दो, तो ये 1 में इसमें से f2 कैसे निकलेगा, x का वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया तो ये हमें f2 आ जाएगा, तो पुटिंग x = 2, पुटिंग x = 2 इन 1 में पुट करते हैं x का वैल्यू 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ में f का जगह में x का जगह में 2 लिख दो, राइट साइड में भी 2⁴ प्लस ये x⁻⁻1/3 है, मतलब 1 नीचे आ जाएगा, 1/x³ हो जाएगा, x का वैल्यू है 2 तो 2³ हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अभी इसमें f2 का वैल्यू कितना दिया, f2 का वैल्यू दिया है 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 2⁴ का वैल्यू होता है 16, और 2⁻3 का वैल्यू होता है 8, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, ये हो जाएगा -16 -1/8 इजिकल टू क्या आ जाएगा c, ठीक है। तो इसमें से सिंप्लीफाई करो, बहुत सारा क्वेश्चन JEE में ऐसा टाइप का पूछा है तुम्हें, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 16 × 8 बिकम 128, तो यहाँ में आ जाएगा 128 -1, तो ओवरऑल कितना हो गया, c का वैल्यू 129, ठीक है। c का वैल्यू हो गया, c का वैल्यू हो गया -129/8, ठीक है, 129/8 इजिकल टू c। तो मतलब अभी इसका वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग यहाँ में पुट कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -129/8, ठीक है। और ये जो है x⁻⁻3 इसको 1/, भी लिख सकते हैं, इसको मैं 1/, में लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/, में लिखने से ये हो जाएगा, देखो 1/x³, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। देखो आंसर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है ऑप्शन, x⁻⁴ तो है, x⁻⁴ प्लस x⁻⁴ प्लस 1/x³ माइनस x⁻⁴ 1/x³ -129/8, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सारा प्रॉब्लम्स को करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारा को मुझे कंप्लीट करना, और संडे को मैं एक टेस्ट लूँगा अबाउट द फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट इंडिकेशंस, ठीक है। और बाकी उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आज इतना तक ही करो, ओके। तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है कि सिलेबस चेंज कर, मतलब सिलेबस का ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया कि 30% सिलेबस सभी सब्जेक्ट का असम हाई सेकेंडरी काउंसिल लेस करेगा, जैसे कि CBSE में किया। तो अभी कौन सा पर्सन लेस करेगा, मे बी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लेस करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम ये सारा बड़ा बड़ा है। तो ये सब चेंजेस हो सकता है कि सिलेबस CBSE में चेंज कर दिया, ये सारा एलिमिनेट कर दिया सिलेबस से। तो इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज अगर हम लोग किया फिर वो सिलेबस अगर एलिमिनेट कर दिया तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो 1-2 दिन में मिल जाएगा सिलेबस, तो उसके बाद हम लोग वो सब करेगा। तो इसलिए मैं बोला था कि ऑलरेडी हम लोग का मोर देन 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि 30% सिलेबस जब एलिमिनेट करेगा तो कितना बचेगा हम लोग का सिलेबस, ठीक है। ओके, सो इसको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करो, और उसके बाद JEE के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस।